गुड मॉर्निंग। मैं मुकेश प्रजापत एक बार फिर आपका टीटीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रोटीन कुपोषण। कौन सा रहेगा? प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण। पहले हमने विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन कुपोषण के बारे में। देखिए कि प्रोटीन कुपोषण क्या होता है कि वह पोषण जिसमें प्रोटीन पोषक तत्व की कमी जो हो वो लंबे समय तक बनी रहे तो वह पोषण क्या कहलाता है? प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। कौन से तत्व की कमी? प्रोटीन पोषक तत्व की कमी लंबे समय तक बनी रहे तो वो क्या कहलाता है? प्रोटीन कुपोषण। वह पोषण जिसमें प्रोटीन पोषक तत्व की कमी लंबे समय तक बनी रही या रहती है तो उसे प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इस प्रकार का कुपोषण अधिकतर गरीब परिवार के बच्चों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस प्रोटीन पोषक तत्वों को अपने भोजन में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो गरीब परिवार के बच्चों में अधिक होता है और अधिकांशतः ये छोटे बच्चों में होता है। किसमें होता है? छोटे बच्चों में। अधिकांशतः छोटे बच्चों में होता है। एक और पॉइंट इसका कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको भी प्रोटीन पोषक तत्व की क्या होती है? बहुत ही जरूरत होती है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए भी क्या है? एक आवश्यक पोषक तत्व है। गर्भवती महिलाओं के लिए ये आवश्यक पोषक तत्व है। अब बात आती है कि प्रोटीन कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं? प्रोटीन कुपोषण से कौन कौन से रोग होते हैं? प्रोटीन कुपोषण से दो प्रकार के रोग होते हैं। पहला होता है क्वाशियोरकोर और दूसरा होता है मेरस्मस। कौन सा होता है? पहला क्वाशियोरकोर और दूसरा कौन सा होता है? मेरस्मस। प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोग। प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोग। नंबर एक कौन सा है? क्वाशियोरकोर नंबर दो है मेरस्मस। अब पहला हम पढ़ते हैं क्वाशियोरकोर कि ये कब होता है। नंबर एक क्वाशियोरकोर। देखिए जब भोजन के अंदर प्रोटीन पोषक तत्वों की कमी लंबे समय तक बनी रहती है, जब भोजन में
प्रोटीन पोषक तत्व की कमी जो है वो लंबे समय तक बनी रहती है, तब कौन सा रोग होता है? क्वासियोर-कोर रोग। कौन सा होता है? क्वासियोर-कोर। भोजन में प्रोटीन पोषक तत्व की कमी होने पर कौन सा रोग होता है? क्वासियोर-कोर रोग होता है। अब देखिए इसके लक्षण। लक्षण में बच्चे का जो पेट होता है वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। बच्चे का पेट क्या होता है? फूल जाता है। बच्चे का पेट फूलना या फूल जाता है। दूसरा कि उसे भूख कम लगती है। क्या लगती है उसे? भूख जो होती है वो क्या लगती है? कम। भूख कम लगना। तीसरा है बच्चे का स्वभाव जो होता है, व्यवहार जो होता है वो कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा। कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा। यानी कि स्वभाव चिड़चिड़ा होना। स्वभाव चिड़चिड़ा होना। कौन कौन से हो गए? बच्चे का पेट फूलना, भूख कम लगना, स्वभाव चिड़चिड़ा होना, और एक अंतिम नंबर 4 कि जब वो भोजन नहीं करता है बच्चे, तो उसके शरीर की जो त्वचा होती है, ठीक है ना, तो उसकी त्वचा जो होती है वो पीली शुष्क हो जाती है। कैसी हो जाती है? पीली शुष्क हो जाती है और काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। देखिए त्वचा का पीला व शुष्क होना, त्वचा का पीला व शुष्क होना तथा काली व धब्बेदार होकर, यानी कि चक्के टाइप, ठीक है, काली व धब्बेदार होकर फटना। ये हो गई क्वासियोर-कोर रोग के लक्षण। फिर बात करते हैं हम दूसरे रोग की। दूसरा रोग कौन सा है? मेरस्मस। कौन सा है? मेरस्मस। तो देखिए नंबर 2 रोग मेरस्मस। अब ये रोग कब होता है? ये रोग तब होता है जब भोजन के अंदर प्रोटीन के साथ साथ भोजन में पर्याप्त ऊर्जा की भी क्या आ जाए? कमी आ जाए। कि भोजन के अंदर प्रोटीन की तो कमी हो ही, साथ साथ यदि उसकी ऊर्जा में भी कमी आ जाए भोजन की, तो कौन सा रोग हो जाता है? मेरस्मस। कौन सा हो जाता है? मेरस्मस। तो देखिए जब भोजन में प्रोटीन के साथ पर्याप्त ऊर्जा में भी कमी हो तब कौन सा रोग हो जाएगा? मेरस्मस। कौन सा रोग हो जाएगा? मेरस्मस। अब देखिए इस रोग के भी लक्षण ज्यादा नहीं है, 2 ही लक्षण है। पहला लक्षण कि भाई भोजन के अंदर प्रोटीन की तो कमी है ही और साथ में ऊर्जा की भी कमी है। रोग कौन सा हो रहा है? मेरस्मस। इसका मतलब उसका शरीर जो होगा वो क्या हो जाएगा? सूख कर दुर्बल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सूख कर दुर्बल, यानी पतला हो जाएगा वो। शरीर का सूख कर दुर्बल हो जाना। शरीर का सूख कर दुर्बल हो जाना। ठीक है। दूसरा है कि उस बच्चे की जो आंखें होती है वो कांतिहीन होकर अंदर की ओर धस जाती है। यानी उस बच्चे की आंखें जो होती है
वो अंदर की ओर चली जाती है, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा आंखें कांतिहीन होकर अंदर की ओर धस जाती है, अंदर की ओर धस जाना। तो देखिए ये होता है अपना प्रोटीन कुपोषण। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं कि प्रोटीन कुपोषण से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से रोग होते हैं? क्वाशियोरकोर और मेरस्मस। यह अगला पूछ सकता है कि क्वाशियोरकोर रोग के लक्षण लिखिए या मेरस्मस रोग के लक्षण लिखिए, ठीक है। या मेरस्मस रोग कब होता है या क्वाशियोरकोर रोग कब होता है। तो ये तो हुआ अपना प्रोटीन कुपोषण, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3, वो है अपना खनिज कुपोषण। कौन सा है? खनिज कुपोषण। तो देखिए खनिज कुपोषण की क्या होता है। खनिज कुपोषण में जो भोजन होता है उसके अंदर अगर खनिजों की कमी हो जाए तो कोशिकीय क्रियाएं क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। कौन सी क्रियाएं प्रभावित होती है? कोशिकीय क्रियाएं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि विभिन्न कोशिका जो है और विभिन्न कोशिकाओं के जो कार्य हैं वो क्या हो जाते हैं? उनके प्रभावित हो जाते हैं। तो देखिए खनिज कुपोषण के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और जब इनकी कमी हो जाती है शरीर में तो क्या क्या हानियां पहुंचती है, उन हानियों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए नंबर 3 खनिज कुपोषण। नंबर 3 खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण। अब देखो डायरेक्टली हम पढ़ते हैं कि इससे होने वाली हानियां, खनिज कुपोषण से होने वाली हानियां कौन कौन सी है, ठीक है। नंबर 1 लौह तत्व। लौह तत्व। अब देखिए लौह तत्व जो होता है हमारे रुधिर का, हीमोग्लोबिन का प्रमुख भाग होता है। रुधिर का हीमोग्लोबिन का क्या होता है? एक प्रमुख भाग होता है। और जिस अब याद रखिए कि रक्त का रंग भी लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन नामक बढ़ने के कारण ही होता है, ठीक है ना। तो लौह तत्व देखिए यह है रुधिर का हीमोग्लोबिन। ये रक्त का या रुधिर का एक ही बात है। यह रुधिर का हीमोग्लोबिन का प्रमुख भाग है, प्रमुख भाग है। इसकी कमी से ठीक है, रक्तहीनता के कारण, रक्तहीनता मतलब शरीर में रक्त की क्या हो जाती है? कमी। इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण, रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। चेहरा पीला पड़ जाता है। ये हो गई नंबर 1 है, ठीक है। नंबर 2 है कैल्शियम तत्व, ठीक है। नंबर 2 कैल्शियम तत्व। कैल्शियम तत्व देखिए कैल्शियम जो है वो हमारी हड्डियों को क्या प्रदान करता है? मजबूती प्रदान करता है, यानी कि कठोरपन देता है कैल्शियम हमारी हड्डियों को। और जब उस कैल्शियम की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हड्डियां जो होती है कमजोर हो जाती है और प्रकृति जो होती है उनकी कैसी हो जाती है? भंगुर, ठीक है ना। भंगुर का मतलब क्या है कि जिस प्रकार कोयला होता है, ठीक है, उस कोयले के ऊपर हथौड़े से चोट लगाई जाती है या किसी पत्थर से चोट लगाई जाती है तो वो चूर्ण में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? चूर्ण में। उसी प्रकार हमारी हड्डियां भी क्या हो जाती है? भंगुर प्रकृति की हो जाती है। तो देखिए कैल्शियम तत्व यह हड्डियों
हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। इसकी कमी से हड्डियां कैसी हो जाएगी? कमजोर व भंगुर प्रकृति की हो जाएगी, भंगुर प्रकृति की हो जाएगी। ठीक है। नंबर 3 है आयोडीन तत्व। कौन सा है? आयोडीन तत्व। नंबर 3 आयोडीन तत्व। अब देखिए, आयोडीन की यदि कमी हो जाती है, ठीक है ना, तो थायराइड ग्रंथि की क्रिया जो होती है वो क्या पड़ जाती है? मंद। क्या पड़ जाती है? मंद पड़ जाती है। फलस्वरूप थायराइड ग्रंथि का एकमात्र कार्य होता है, वो कार्य होता है थायरोक्सिन हार्मोन का क्या करना? निर्माण करना। और उस थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में जब कमी आती है तो रोग कौन सा हो जाता है? गलगंड रोग बोल दो, या घेंगा रोग बोल दो, या गोइटर रोग बोल दो, ये रोग हो जाता है। देखिए आयोडीन तत्व है, इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि की, थायराइड कहां पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि गले में। कहां पाई जाती है? गले में पाई जाती है। ठीक है। इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। ठीक है। तथा गलगंड या घेंघा या गोइटर रोग हो जाता है, गोइटर रोग हो जाता है। तो ये तो रही खनिज कुपोषण से होने वाली हानियां। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि खनिज कुपोषण से होने वाली कोई 3 हानियां लिखिए। तो कौन कौन सी लिखनी है आपको? लोह तत्व वाली, कैल्शियम तत्व की और आयोडीन तत्व की। ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो ये लोह तत्व है, ठीक है, और रुधिर का, हीमोग्लोबिन का ये एक प्रमुख भाग होता है, ठीक है ना, और इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा कैसा पड़ जाता है? पीला। तो रोग कौन सा होता है? एनीमिया। कौन सा होता है? एनीमिया रोग होता है। तो अब हम पढ़ते हैं खनिज कुपोषण के अंदर एक सारणी का अध्ययन हम करते हैं। वो सारणी है, देखिए, हम प्रमुख खनिजों के बारे में जानेंगे और उनके प्राप्ति स्रोत और उनके कार्यों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए कौन कौन से वो खनिज तत्व है जो हमारे भोजन में आवश्यक होते हैं। देखिए सारणी बना रहा हूं मैं, पहले एक हेडिंग डाल देता हूं, आप भी डालिएगा कि प्रमुख खनिज तत्व है, प्रमुख खनिज तत्व एवं प्राप्ति स्रोत एवं तथा उनके कार्य। एक सारणी बनेगी, उस सारणी को आप भी साथ साथ बनाते रहिएगा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अंत में। तो देखिए एक तरफ हम लिखते हैं क्रमांक संख्या। क्या लिखते हैं? क्रमांक संख्या। एक कॉलम ये बन गया अपना, ठीक है। दूसरा कॉलम क्या बनेगा? खनिज तत्व का नाम, खनिज का नाम, ठीक है। फिर क्या बनेगा? खनिज का प्राप्ति स्रोत किससे प्राप्त होता है?
प्राप्ति स्रोत, प्राप्ति स्रोत। और फिर क्या आएगा? कार्य। क्या आएगा? कार्य। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नंबर 1 खनिज सोडियम। कौन सा है? सोडियम, जिसका प्रतीक क्या लिखते हैं हम? Na। क्या लिखते हैं? Na। सोडियम का प्रतीक होता है। अब देखिए इसके प्राप्ति स्रोत, एक तो होता है सामान्य नमक, सामान्य नमक, मछली, दूध और अंडे। ये क्या है? प्राप्ति स्रोत। अब देखिए इनका कार्य, देखिए शरीर का विद्युत अपघटन, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना, संतुलन बनाना, तंत्रिकीय आवेग संचरण, तंत्रिकीय आवेग संचरण, संचरण, मांसपेशी संकुचन, मांसपेशी संकुचन। ये हो गया इसका कार्य। ठीक है, एक हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा है पोटेशियम। कौन सा है? पोटेशियम। किससे प्रतीक चिन्ह क्या है इसका? के। क्या है? के। अब देखिए ये पोटेशियम जो तत्व होता है ये सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे गाजर ले लो, गुड़ ले लो, हरी पत्तेदार सब्जियां ले लो, लवण ले लो, ठीक है, सब में पाया जाता है। तो देखिए सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में अब देखिए इनके कार्य। अब देखिए मैं यहाँ पे कार्य जो सोडियम के हैं वही पोटेशियम के भी होंगे। एक अलग कार्य होगा जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वो है कि शरीर की कोशिकाओं का क्रियान्वयन कर दो या विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन कर दो। ठीक है, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन। इसके अलावा कौन कौन से हो जाएंगे? यही जो सोडियम के थे, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना, तंत्रिकीय आवेग संचरण और मांसपेशी संकुचन। ठीक है, फिर देखिए नंबर 3। नंबर 3 है कैल्शियम। कैल्शियम प्रतीक क्या होता है इसका? Ca। ठीक है ना। अब कैल्शियम किस किस से प्राप्त होता है? दूध से, अंडे से और हरी सब्जियों से। दूध, अंडे, हरी सब्जियां, सब्जियां, इससे ये प्राप्त होता है। कार्य क्या होगा कि जो सूर्य से हमें विटामिन डी मिलती है उस विटामिन डी के साथ मिलकर ये हमारे दांतों और हड्डियों को क्या प्रदान करता है? मजबूती प्रदान करता है। तो ये विटामिन डी के साथ मिलकर दांतों व हड्डियों को, दांतों व हड्डियों को, हड्डियों को मजबूती प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना। ठीक है, यो। फिर देखिए नंबर 4 कैल्शियम हो गया,
कौन सा आएगा? फास्फोरस। अगला कौन सा अपना? फास्फोरस। नंबर 4 फास्फोरस। प्रतीक चिन्ह होता है इसका P। क्या होता है? P। अब देखिए अधिकतर के प्राप्ति स्रोत क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हरी सब्जियां, यकृत, वृक्किक, बाजरा, रागी, ये सब, ठीक है ना। और भी है। अब इसका कार्य क्या होगा? फास्फोरस का, फास्फोरस का कार्य होगा कि किसके साथ मिलकर? कैल्शियम के साथ मिलकर दांतों व हड्डियों को क्या प्रदान करना? मजबूती प्रदान करना। किसको? देखिए कैल्शियम के साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर दांतों व हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। दांतों व हड्डियों को मजबूती प्रदान करना। चार हो गए। फिर देखिए नंबर 5। नंबर 5 आएगा अपना लौह तत्व। कौन सा आएगा? लौह तत्व। अब लौह तत्व किसमें होता है? रक्त में होता है। तो एक तो प्राप्त स्रोत वही हो जाएगा रक्त, ठीक है। मांस में भी होता है, ठीक है। रक्त, मांस, मछली, यकृत, वृक्क, गुड़, गाजर आदि। और भी है अपने बुक में, ठीक है। फिर देखिए इसका कार्य क्या होगा कि रुधिर में किसका निर्माण करना? हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। क्यों? ताकि रक्त का रंग कैसा हो? लाल। कैसा हो? लाल, ठीक है। रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। एक और कार्य इसका उत्तक ऑक्सीकरण। उत्तक ऑक्सीकरण। अब देखिए उत्तक ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है? O2 को ग्रहण करना, ठीक है ना। ये क्या करेगा? लौह तत्व है, ऑक्सीजन को अपनी ओर आकर्षित करेगा या उसका अवशोषण करेगा, यानी रक्त में O2 को मिलाएगा और वो रक्त क्या करता है? फिर बहता रहता है शरीर में, धमनियों के अंदर, शिराओं के अंदर, तो प्रत्येक अंग उत्तक तक वो पहुंचता है। तो उत्तक ऑक्सीकरण। फिर देखिए अंतिम नंबर 6 आयोडीन। कौन सा है? आयोडीन। अब आयोडीन किससे प्राप्त होता है? काला नमक, काला नमक, नमक जो साधारण होता है, जामुन, ठीक है, जलीय मछली, जलीय मछली, समुद्री भोजन, समुद्री भोजन आदि। अब देखिए इसका क्या कार्य होगा? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण का कार्य करेगा। किसके? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण का कार्य। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण। तो ये होता है अपना खनिज कुपोषण कंप्लीट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब विद्यार्थियों मैं अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ मिलूंगा और तब हम चर्चा करेंगे मानव स्वास्थ्य पर, ठीक है। धन्यवाद।